नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, रीट मेंस 2023 के लिए राजस्थान ज्योग्राफी में आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक वन और वनस्पति का टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, वन और वनस्पति में अभी जो 17वीं रिपोर्ट जारी की गई है उसके आंकड़े डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे सवाल 100% आपके आएगा, तो निश्चित रूप से बेहतरीन नोट्स जो है हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली वन नीति जो है साथियों 1894 में बनी थी। सबसे पहली वन नीति कब बनी? 1894 में, जबकि स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में बनाई गई थी। उसके बाद नई राष्ट्रीय वन नीति आई 1988 में और राजस्थान राज्य की नवीन वन नीति जो है 18 फरवरी 2010 को बनी थी। तो ये डेट आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। राजस्थान राज्य की नवीन वन नीति कब बनी? 18 फरवरी 2010 को। ठीक है, नोट में क्या लिखा हुआ देखिए, राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1949 में की गई। इसका मुख्यालय जालाना डोंगरी जयपुर में बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, इसका भी ध्यान रखना है। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1949 जालाना डोंगरी जयपुर में। राजस्थान राज्य की नवीन वन नीति कब बनी? 18 फरवरी 2010 को। चलिए, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। और यहीं से प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार रिपोर्ट जारी की जाती है वन गणना की। अभी 17वीं रिपोर्ट जो है जारी की गई है। कब जारी की गई? 13 जनवरी 2022 को। तो रीट मेंस में जो क्वेश्चन बनेगा वो 17वीं रिपोर्ट से बनने के ज़्यादा चांस है। राजस्थान, अब देखिए इसके आंकड़े हम पढ़ लेते हैं। देखिए, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है। इनमें से कुल वन का क्षेत्रफल कितना है इस रिपोर्ट के अनुसार? 32,864.62 किलोमीटर स्क्वायर। यह आंकड़ा आपको याद रखना है। कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 32,864.62 किलोमीटर स्क्वायर। वन क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना हुआ? तो 9.60%। ठीक है, वन है। अब देखिए, इसमें वनावरण और वृक्षावरण 2 टर्म आते हैं, यहां से आपको कंफ्यूजन कर सकता है। वो वनावरण का मतलब है फॉरेस्ट कवर एरिया, कि जंगल कितने क्षेत्रफल पर है, वो होता है वनावरण। और वृक्षावरण है ट्री कवर एरिया, कि कितने क्षेत्रफल पर वृक्ष है, वो वृक्षावरण कहलाता है। और वनावरण और वृक्षावरण में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो वनावरण जो है वो है 16,654.96 किलोमीटर स्क्वायर पर। और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल यदि हम निकालें तो 4.87%। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वनावरण कितना है? 16,654.96 किलोमीटर स्क्वायर और परसेंटेज में निकालें तो 4.87%। ठीक है, इसके बाद आता है वृक्षावरण 8,733 किलोमीटर स्क्वायर और परसेंटेज है 2.55%। कुल की बात करें वनावरण और वृक्षावरण दोनों की तो 25,387.96 किलोमीटर स्क्वायर है और परसेंटेज है 7.42%। तो ये तीनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। वनावरण 4.87%, वृक्षावरण 2.55% और कुल की बात करें वनावरण और वृक्षावरण की तो 7.42%। अब देखिए, वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 17वीं रिपोर्ट के अनुसार 25 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में 621 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इन दोनों को मिला करके 646 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है साथियों, यहाँ तक का मैटर आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 इंडेक्स आपको दिखाई दे रही है। एक तो है कुल वन क्षेत्र का विस्तार और एक है प्रतिशत में सर्वाधिक और न्यूनतम। देखिए, कुल वन क्षेत्रफल के विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक और न्यूनतम में कौन कौन से जिले हैं? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो 3 आपको याद रखने हैं, मैं यहाँ पर 5 बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक में क्या क्या है? देखिए, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़गढ़। और न्यूनतम में क्या आएगा? सबसे न्यूनतम वन कहाँ पर है? 77.69 किलोमीटर स्क्वायर पर केवल चूरू
उसके बाद हनुमानगढ़, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद गंगानगर और दौसा। तो ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा साथियों। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा और चित्तौड़। और न्यूनतम वन क्षेत्र का विस्तार कहाँ पर है? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर और दौसा। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, देखिए ट्रिक, चूहा जोगा, ठीक है, चूहा जोगा। तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। और इधर उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारा, ठीक है। अब देखिए कुल वन प्रतिशत में आपको पूछ लिया जाए परीक्षा में, तो सर्वाधिक और न्यूनतम याद रखना है। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक प्रतिशत में उदयपुर है, फिर है प्रतापगढ़, फिर है सिरोही, फिर है करौली, फिर है बारा, ये आपको याद रखने हैं। फिर है न्यूनतम में 1% में, तो जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर और नागौर, ठीक है। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर। तो ये बात होगी साथियों प्रतिशत में। और क्षेत्रफल के विस्तार के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम कौन कौन से जिले हैं, ये 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए वनों में कुल वृद्धि कितनी हुई है? 25.45 किलोमीटर स्क्वायर। वो हमने वृक्षावरण और वनावरण पढ़ा है, यहाँ पर कुल वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। वृद्धि वाले कितने जिले हैं? 19 जिलों में वृद्धि दर्ज की गई है और 14 जिलों में जो है कमी दर्ज की गई। याद रखना है, आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कितने जिलों में वृद्धि दर्ज की गई है, तो 19 जिलों में। और कमी कितने जिलों में दर्ज की गई है? तो 14 जिलों में कमी दर्ज की गई है। सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो पहले नंबर पर है अजमेर, दूसरे पे पाली, तीसरे पे बीकानेर। अजमेर में हुई है 26.45 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि, पाली में 26.01 किलोमीटर स्क्वायर और बीकानेर में 24.10 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला अजमेर, पाली, बीकानेर। और सर्वाधिक वन कमी वाले जिले कौन कौन से हैं? जालोर, करौली और सिरोही। जालोर में 32.46 किलोमीटर स्क्वायर, करौली में 26.16 और सिरोही में 13.49 किलोमीटर स्क्वायर की कमी दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक वन वृद्धि वाले अजमेर, पाली, बीकानेर। सर्वाधिक वन कमी वाले जालोर, करौली और सिरोही। वृद्धि कितने जिलों में? 19 जिलों में। कमी कितने जिलों में? 14 जिलों में दर्ज की गई है, ठीक है। चलिए, वैधानिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। वैधानिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है साथियों। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित या संरक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। देखिए आरक्षित वन जो है साथियों, इसमें क्या होता है? लकड़ी काटने और पशु चारण पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। आरक्षित वन जो है ना, इसमें ना तो लकड़ी काट सकते हैं ना पशु चारण कर सकते हैं, तो इन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इनका जो क्षेत्रफल है वो है 12,176.24 किलोमीटर स्क्वायर और परसेंट में बात करें तो 37.05। ये आपको परसेंटेज याद रखना है तीनों का ही। आरक्षित वन कितने क्षेत्रफल पर? 37.05% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। और सर्वाधिक आरक्षित वन जो है वो उदयपुर में है। सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा है रक्षित या संरक्षित वन, ये है 18,564.49 किलोमीटर स्क्वायर पर और इनका प्रतिशत है 56.49%। ये सर्वाधिक है, याद रखना है डाटा। लकड़ी काटने व पशुचारण पर कुछ छूट के साथ लकड़ी काट सकते हैं, पशुचारण कर सकते हैं, कुछ छूट के साथ, शर्तों के साथ लाइसेंस होता है उनको वहीं से। और सर्वाधिक कहाँ पर है? 12 में पाए जाते हैं रक्षित या संरक्षित वन। और तीसरा आता है अवर्गीकृत वन, तो 2123.93 किलोमीटर स्क्वायर पर 6.46% भाग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पशुचारण लकड़ी काट सकते हैं, पशुचारण कर सकते हैं। और सर्वाधिक ये कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर में। तो वापस देख लीजिए, आरक्षित वन 37.05% पर, रक्षित वन 56.49% पर, अवर्गीकृत वन 6.46% पर। आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर में, रक्षित वन या संरक्षित वन सर्वाधिक 12 में और अवर्गीकृत वन सर्वाधिक बीकानेर में। ठीक है साथियों, अब देखिए कुछ पॉइंट है, ये पढ़ लीजिए। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भाग पर वन होने चाहिए। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पर्वतीय वन जो है वो 65% भाग पर होने चाहिए और मैदानी वन जो है वो 20 से 25% भाग पर होने चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ
वन एवं वन्य जीवों का विषय जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कौन से संविधान संशोधन में वन एवं वन्य जीवों का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को प्रतिवर्ष। और 2022 की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। और ध्यान रखना है साथियों, इस रिपोर्ट में जो 17वीं रिपोर्ट आई है, पहली बार टाइगर कॉरिडोर, टाइगर रिजर्व और गिर के जंगल में वनावरण का आकलन किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है साथियों, 17वीं रिपोर्ट में पहली बार टाइगर कॉरिडोर, टाइगर रिजर्व, गिर के जंगल में वनावरण का आकलन किया गया। इन क्षेत्रों को पहली बार जो है इनमें वनावरण का आकलन किया गया है। अब साथियों, वैधानिक दृष्टि से 3 प्रकार देखें, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। अब है वनों का भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, 5 प्रकार पढ़ेंगे। पहला है शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन 3 प्रकार भी होते हैं, उनको भी डिवाइड करके फिर 5 भाग है, तो 5 भाग आप पढ़ेंगे तो परीक्षा में ज़्यादा आपके सवाल भी उस प्रकार से हैंडल हो जाएंगे और अच्छे से आप सवालों को भी क्लियर कर पाएंगे। पहला है शुष्क सागवान वन। पहला कौन सा है? शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन, इनका वानस्पतिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। वानस्पतिक नाम जितने भी मैं बताऊं आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। सागवान, शुष्क सागवान वन का वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। ये 250 से 450 मीटर ऊंचाई वाले स्थानों पर मिलते हैं। इमारती लकड़ी हेतु प्रसिद्ध है। वर्षा यहाँ पर जो है 75 से 110 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाए जाते हैं शुष्क सागवान के वन। इसके अलावा डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ में ये पाए जाते हैं, यानी दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी में। सागवान के अलावा इनके साथ साथ आम, तेंदू, साल, गुलर, महुआ, सरस, खेर इत्यादि के भी वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये शुष्क सागवान वन याद रखना है। वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस और इमारती लकड़ी हेतु प्रसिद्ध, सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय धोक के वन। धोकड़ा या धोक के वन, वर्षा यहाँ पर 30 से 60 सेंटीमीटर की होती है। राज्य में सर्वाधिक धोकड़ा के ही वन हैं, ये ध्यान रखना है। राज्य में सर्वाधिक किसके वन है? धोकड़ा के। ये अर्ध शुष्क प्रदेश के साथ साथ सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में मिलते हैं। इनके साथ बबूल, खेजड़ी, रोइडा, बेर, केर, पीपल, नीम, अशोक, बड़ आदि भी पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उष्ण कटिबंधीय धोक के वन राज्य में सर्वाधिक धोकड़ा के वन है। 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश और इसके साथ साथ सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़ आदि जिलों में भी पाए जाते हैं। तो 2 प्रकार हो गए। तीसरा देखिए साथियों, शुष्क या मरुस्थलीय या उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम होती है। कंटीली झाड़ियाँ, घास, खेजड़ी, बेर, बबूल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पश्चिमी भाग में ही साथियों सेवण, धामण, करड़, अंजन घास पाई जाती है। सेवण घास के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में ये वन पाए जाते हैं। कौन से? शुष्क या मरुस्थलीय या उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा है मिश्रित पतझड़ वन। 50 से 80 सेंटीमीटर वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और सर्वाधिक आर्थिक महत्व भी इनका है। ठीक है, ये दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी अरावली के मध्यम ऊंचाई वाले ढालों पर पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? खेर, साल, पलास, बांस, आंवला आदि वृक्ष आते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी आदि में पाए जाते हैं। 5वां और अंतिम आता है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये सबसे कम क्षेत्रफल पर है, 0.38% भाग पर यह है और वर्षा यहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर की होती है। आबू पर्वतीय प्रदेश में यानी माउंट आबू में पाए जाते हैं। ध्यान रखना है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन केवल आबू पर्वतीय प्रदेश में, माउंट आबू में पाए जाते हैं। वानस्पतिक विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है ये और बांस, बेल, जामुन इत्यादि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो 5 प्रकार हमने पढ़े हैं साथियों। शुष्क सागवान वन, उष्ण कटिबंधीय धोक के वन,
शुष्क मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, मिश्रित पतझड़ वन या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब साथियों हम राजस्थान की प्रमुख वनस्पति देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो पहले नंबर पर है खेजड़ी। देखिए प्रत्येक चरण में खेजड़ी का टॉपिक मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, यहाँ पर कुछ जानकारी आपको मिल रही है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसे राज्य वृक्ष 1983 में जो है घोषित किया गया था। इसकी फली को सांगरी कहते हैं, चारा को लूंग या लूम कहा जाता है। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। विजयादशमी यानी दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये खेजड़ी के बारे में ध्यान रखना है। दूसरा आता है खस। ये एक विशेष प्रकार की सुगंधित घास होती है साथियों। इसका प्रयोग इत्र और शरबत बनाने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर मिलती है? सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर में पाई जाती है। तो खस जो है एक विशेष प्रकार की सुगंधित घास है जिसका प्रयोग इत्र और शरबत बनाने में किया जाता है। तीसरे नंबर की वनस्पति आती है ढाक या पलास। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया है, ब्यूटीपा मोनोस्पेमा। ब्यूटीपा मोनोस्पेमा। इसे जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लाल पीले फूल होते हैं और फूल इतने अधिक होते हैं कि इसका तना वगैरह दिखाई नहीं देता है, मानो जंगल में आग लगी हुई है। इसलिए इसे जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। राज संबंध में सर्वाधिक पलास या ढाक के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। फिर आता है अपना रोहिड़ा। इसका वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंडुलेटा। 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। मरुस्थल का सागवान कहलाता है। राजस्थान की मरुशोभा कहते हैं और इसके फूलों को मारवाड़ टीक कहा जाता है। तो रोहिड़ा के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। फिर आता है महुआ। वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगोफोलिया। इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। देसी शराब बनाने में प्रयुक्त होता है। महुआ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देसी शराब बनाने में। ये सर्वाधिक उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही जिलों में पाए जाते हैं। किसके वृक्ष? महुआ के वृक्ष। ठीक है। फिर है सेवण घास। इसका वैज्ञानिक नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, लस्सीयूकस सिडिवुस। क्या है वैज्ञानिक नाम? लस्सीयूकस सिडिवुस। स्थानीय भाषा में इसे लिलोन घास भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास है। लाटी सिरी क्षेत्र जैसलमेर में पाई जाती है और गोडावण की शरण स्थली है, यानी गोडावण पक्षी इस घास को खाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। फिर आती है मोचिया घास। परीक्षा में पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। ताल छापर चूरू में पाई जाती है। कृष्ण मर्ग इसे बड़ी चाव से खाते हैं। तो कृष्ण मर्ग जो कौन सी घास खाते हैं? मोचिया घास। ताल छापर चूरू में कृष्ण मर्ग आपको पता है सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद है तेंदू। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, आप सबको पता है। पत्ते को टिमरू कहते हैं। हाड़ौती में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। तो तेंदू कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाया जाता है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सालर का वन। सालर वन से बहुत सवाल पूछे गए हैं परीक्षा में। 450 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गोंद का अच्छा स्रोत है, इनसे गोंद अच्छा निकलता है। इनकी लकड़ी जो है वो सामान पैकिंग करने में प्रयुक्त होती है, ये भी पूछा गया है साथियों। 450 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गोंद का अच्छा स्रोत है। लकड़ी इनकी सामान पैकिंग करने में प्रयुक्त होती है। ये कौन कौन से जिलों में? राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, पाली, अलवर, सिरोही, अजमेर एंड जयपुर। अलवर का पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए आगे है बांस का वृक्ष। आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है। उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा में पाया जाता है और 2007 में इस बांस वृक्ष को 2017 में इस बांस वृक्ष को जो है वो घास का दर्जा दिया गया है साथियों, ध्यान रखना है। फिर आता है खेर। वैज्ञानिक नाम है अकेशिया कटेचू। कथोड़ी जनजाति द्वारा इससे कत्था बनाया जाता है और उदयपुर, चित्तौड़ में मुख्यतः ये पाया जाता है। खेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? अकेशिया कटेचू। कथोड़ी जनजाति द्वारा इससे कत्था बनाया जाता है। उदयपुर, चित्तौड़ में मुख्यतः ये पाया जाता है। फिर आते हैं धोकड़ा के वन। एनोंजिस पेंडुला इसका वैज्ञानिक नाम है। 250 से 760 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर मिलते हैं। जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा में ये पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर नोट में, ये परीक्षा में पूछा गया, मैंने नोट में लिखा है JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी संयुक्त वन प्रबंधन की स्थापना राजस्थान में 1991 में की गई, जबकि भारत में 1 जून 1990 को इसकी स्थापना हुई। क्या है ये संयुक्त वन प्रबंधन? कि इसमें
स्थानीय समुदाय के लोग जो है वन विभाग के साथ मिलकर कार्य करते हैं, वनों का संरक्षण करने का कार्य करते हैं। तो ये JFM है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन। राजस्थान में स्थापना पूछी गई है 1991 में, सवाल पूछा गया तो इसका ध्यान रखना है क्योंकि आपको पता है बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं। अब देखिए कुछ अन्य नाम जो है वनस्पतियों के वो देख लीजिए, ये परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं तो देखने में कोई बुराई नहीं है। जीरोफाइट, जीरोफाइट को कहते हैं मरुदविद वनस्पति। जीरोफाइट, ये परीक्षा में सीधा जीरोफाइट लिखा हुआ मिलता है आपको। जीरोफाइट या मरुदविद, यानी नाम से ही पता चल रहा है मरुस्थल में शुष्क और अर्ध शुष्क वनस्पति जो पाई जाती है उसको मरुदविद या जीरोफाइट कहा जाता है। अगला है लिथोफाइट, इसको सेलोदविद कहते हैं, नाम से पता चल रहा है चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति जो है वो लिथोफाइट कहलाती है। फिर है हाइड्रोफाइट यानी जलोदविद, यानी जल में उगने वाली वनस्पति। फिर है हेलोफाइट यानी लवणोदविद। मैग्रोव इसे वनस्पति कहते हैं या दलदली वनस्पति भी इसे कहा जाता है। फिर है मीजोफाइट यानी समोदविद, यानी आर्द्रता में उगने वाली जो वनस्पति है उसे समोदविद या मिजोफाइट कहा जाता है। फिर है सेक्रोफाइट यानी शीतोदविद, यानी टुंड्रा और बर्फीले शिखरों में जो वनस्पति मिलती है उसको शीतोदविद या सेक्रोफाइट वनस्पति कहा जाता है। तो साथियों ये था अपना वन और वनस्पति, राजस्थान की वन और वनस्पति से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो भी डाटा मैंने आपको बताए हैं 17वीं वन रिपोर्ट के बताए हैं जो कि 13 जनवरी 2022 को जारी की गई है। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज्योग्राफी, इतिहास, कला, संस्कृति, इन सब के क्रैश कोर्स के वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल अच्छे नोट्स, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।